मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से ये जो सम का कॉन्सेप्ट बताता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो सम है। ठीक है, अब ये सम कैसे करता है, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, एक कर्व ने जो एरिया सेट किया है उसका सम के कॉन्सेप्ट से एरिया कैलकुलेट कर देता है। देखिएगा, ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक कर्व लेता हूं मैं, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है सम का, उसको पढ़ते हैं हम। ये आपके पास कोई भी एक कर्व है, एफ एक्स कर्व, बड़े ध्यान से समझना, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब ये हालांकि सिलेबस में नहीं है तो नहीं बताया मैंने उस टाइम पर आपको। ये x इज इक्वल टू ए लाइन है, ये आपके पास x इज इक्वल टू ए लाइन है, ये आपकी मान लीजिए x इज इक्वल टू बी लाइन है। तो इस कर्व ने अपने नीचे इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया सेट किया है एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड, ठीक है, वो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। जो दूसरा मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा तरीका है सम का, वो कैसे कैलकुलेट होता है सम की मदद से, एक कर्व ने जो एरिया सेट किया है वो। ठीक है, तो ये सेडेड रीजन हम सम के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या किया गया, इस कर्व के नीचे जितनी भी ये जगह है इसको n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में ब्रेक कर दिया गया, और हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ h ली गई। मतलब कैसे कैलकुलेट किया गया सम के कॉन्सेप्ट से, इस कर्व का शेडेड ये रीजन, इस रीजन को n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, जिसमें हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ क्या होती है, जिसमें जिन n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में इसको ब्रेक किया जाता है पूरे जगह को, उसमें हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, h होती है, सेम विड्थ h। आपसे अगर मेरे से छोटा बड़ा बन जाता है कोई बात नहीं, लेकिन सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h है। अब देखो, इसकी विड्थ भी h है, इसकी भी विड्थ h है, हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ h ली गई। और ये कितने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हैं, n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये a है, ये आपका क्या है, b है, तो इसके बीच की विड्थ कितनी हुई बेटा, b माइनस ए। और उस b माइनस ए को h विड्थ के अगर n रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया तो b माइनस ए किसके इक्वल हो गया, विड्थ ऑफ द वन रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो b माइनस ए कितना हुआ, nh हो गया। ठीक है, अब जब ये n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में ब्रेक हुई है, इस जगह को ध्यान से देखना, ये जो आपके पास फर्स्ट रेक्टेंगल बनता है, यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में जब ब्रेक किया है तो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाले हैं, तभी तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी है। ठीक है, अब जो सबसे पहला रेक्टेंगल है मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूं, और ये जितने भी n रेक्टेंगल्स है इनका एरिया जोड़ता हूं। क्या ये शेडेड जगह आएगी जो कर्व ने शेड की है दोनों लाइन और एक्सिस के साथ। देखो, ये जो पहला रेक्टेंगल है इसकी विड्थ तो h है, दूसरे रेक्टेंगल की भी विड्थ h है, तीसरे की विड्थ है, फोर्थ की भी h है। लेंथ बदल रही हैं, पहले रेक्टेंगल की लेंथ कौन होगी, यहाँ पर x की वैल्यू a है, तो इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा ना a पर, वो इस रेक्टेंगल की लेंथ बताएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो फंक्शन आउटपुट देगा एफ एक्स ए पॉइंट पर। ठीक है, तो ये इस तरीके की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बेटा, ध्यान से देखो आप, ये कर्व है, ये आपके पास इस तरीके की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। तो जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, उसका जो पहले वाला स्ट्रिप है वो उसकी लेंथ बताएगा, अगले वाला नहीं। तो पहले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो लेंथ है वो कौन बताएगा, पहला स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, कौन है वो, एफ ऑफ ए। और इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h। तो सबसे पहले रेक्टेंगल की अगर मैं एरिया निकालता हूं तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, h इंटू एफ ऑफ ए। मतलब सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, एफ ए लेंथ है, h विड्थ है, प्लस अगले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, h इंटू इसकी लेंथ। अब ये दूसरा रेक्टेंगल है, बताओ बेटा, दूसरे रेक्टेंगल की भी विड्थ तो कितनी है, h, लेकिन लेंथ कौन होगी, जो पहली स्ट्रिप है,
रेक्टेंगल की पहली स्ट्रिप क्या बता रही है, उस रेक्टेंगल की लेंथ बता रही है। तो इस स्ट्रिप की लंबाई कितनी है, जो इस स्ट्रिप का करो के साथ ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस एच, और y कितना है इसका फंक्शन जो आउटपुट देगा x पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये a है तो यहाँ पर क्या बन गया a प्लस एच, इससे अगले में क्या बन जाएगा ये a प्लस 2h, इससे अगले में क्या बन जाएगा a प्लस 3h। ऐसे बढ़ता जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो लेंथ भी बदलती जाएगी। पहले रेक्टेंगल की लेंथ एफ ऑफ ए, अगले रेक्टेंगल की एक्स क्या बन गया यहाँ पर ए प्लस एच, तो यहाँ पर वाई क्या बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच। उससे अगले रेक्टेंगल की पहली स्ट्रिप में यहाँ एक्स क्या बन गया ए प्लस 2h, तो इसका वाई लेंथ क्या बन गया एफ ऑफ ए प्लस 2h आ जाएगा। पहले रेक्टेंगल का एरिया एच इंटू एफ ऑफ ए, दूसरे रेक्टेंगल की विड्थ एच है लेकिन लेंथ कौन हो गई एफ ऑफ ए प्लस एच, तीसरे रेक्टेंगल की भी विड्थ एच है लेकिन लेंथ कौन हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस 2h। ये चलता जाएगा बेटा। और जो लास्ट वाला हमारा nth रेक्टेंगल है, अब इसी रीजन में जो nth रेक्टेंगल है उस nth रेक्टेंगल का एरिया बताइए, यही होगा ना आपका nth रेक्टेंगल। अब nth रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है आपकी, ठीक है, इसका ये पॉइंट कौन होगा बताओ, ये x पहली जो, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप बनी है, जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की पहली स्ट्रिप इसकी लेंथ बता रही है ना, क्योंकि ये तो दूसरी स्ट्रिप की तो क्या है, ये तो रेक्टेंगल में शामिल ही नहीं है। ठीक है ना, ये जो डॉटेड जगह है बेटा ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के अंदर नहीं आ रही जो एरिया है। ठीक है, अभी देखना आप, अब देखो ये पहली स्ट्रिप x इज इक्वल टू ए, दूसरे रेक्टेंगुलर की पहली स्ट्रिप a प्लस एच, तीसरे की पहली स्ट्रिप a प्लस 2h, थर्ड रेक्टेंगुलर की a प्लस 3h ना, फर्स्ट की a, सेकंड की a प्लस एच, थर्ड की a प्लस 2h, मतलब जो ये थर्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आएगी ना, ठीक है ना, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा a प्लस 2h, फोर्थ में कौन होगा यहाँ a प्लस 3h, तो यहाँ पर जो nth है उसमें कौन होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। आप देख सकते हो कि हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो हर रेक्टेंगल का जो पहला स्ट्रिप है उसका यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी पोजीशन से एक कम। पहली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में ये a है, अगली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में पहले विड्थ से पहले वाले पार्ट का x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है, तीसरे के लिए प्लस 2h है, फोर्थ के लिए प्लस 3h है, तो nth के लिए क्या मिलेगा, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका इधर वाले कॉर्नर का x पॉइंट क्या मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो इस x पॉइंट पर यहाँ पर जो फंक्शन आउटपुट देगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच पे जो फंक्शन आउटपुट देगा एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये इसका क्या कहलाएगा, इस nth रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का विड्थ कहलाएगा, तो ना लेंथ कहलाएगा। तो विड्थ तो सब की एच ही है, इसका एरिया क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इसकी लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखो, हमने n के n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया का जोड़ किया, तो क्या आपके पास इस कर्व का शेडेड रीजन आ गया। ये जब आपने जोड़ किया है तो ये सारी जगह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में जब ब्रेक हुई है तो इन n के n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, मतलब इन n के n रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ कैलकुलेट किया, तो क्या ये कैलकुलेट हो जाता है सारे एरिया जो कर्व ने साइड किया है, नहीं होता। कौन सा पोर्शन रह जाता है, ये जो पोर्शन मैंने डॉट लगाए हैं ये जगह कर्व के नीचे बच जाती है जो रेक्टेंगल्स में नहीं आती। तो अब इस जगह को भी कैसे शामिल किया जाए इस टोटल एरिया के अंदर जो कर्व का शेडेड रीजन का एरिया बता रहा है, मतलब इन n रेक्टेंगल के एरिया का जोड़ सारी जगह को कैसे बताएगा। ठीक है, अब यहाँ ऐसे तो अगर हम करते हैं तो ये जगह बच जाती है जो कर्व ने शेड की हुई है अपने नीचे। तो ये इसका समाधान कैसे किया गया, देखो कि हमने जब ये n रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ा तो ये सारे रीजन एग्जैक्टली नहीं आया, मतलब ये सारा रीजन कैलकुलेट नहीं हुआ, कर्व के साथ साथ कॉर्नर बच गए। तो कैसे कैलकुलेट करें अब इस रीजन को, जो कॉर्नर बचे हुए ना बचे ऐसा, इसलिए हमें क्या करेंगे, देखो क्या किया गया कि भाई इन n रेक्टेंगल्स के एरिया का हम जोड़ करें तो ये कॉर्नर ना बचे। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो विड्थ है ना हर रेक्टेंगल की, इसको अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग आप कितना ले लो 0। अब सोचो आप इस बात को, अगर पहले और दूसरे रेक्टेंगल के बीच की विड्थ 0 के लगभग होगी तो फिर बेटा एक रेक्टेंगल की स्ट्रिप से दूसरे रेक्टेंगल की स्ट्रिप क्या कर जाएगी, लगभग कोइंसाइड कर जाएगी। और जब ऐसे रेक्टेंगल्स के अंदर आप इस जगह को ब्रेक करोगे जिन रेक्टेंगल्स में एक स्ट्रिप दूसरे स्ट्रिप से क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी, तो ये कॉर्नर नहीं बचेंगे। मतलब क्या किया गया कि हर रेक्टेंगल की जो स्ट्रिप की विड्थ h ली थी,
इन हर सब के सब रेक्टेंगल्स में जो विड्थ है वो कितनी ले लो, 0 ले लो। मतलब इस जगह को लगभग 0 विड्थ के रेक्टेंगल्स में ब्रेक करो। अब 0 विड्थ के कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, देखो NH आपका कितना है, B माइनस ए, तो N कितना है, N इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, B माइनस ए बाई एच। अगर H अप्रोच टू 0 तो H 0 हो गया, तो B माइनस ए बाई 0, N अप्रोच टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब अगर आपने जो रेक्टेंगल्स ब्रेक किए हैं इस अंदर की जगह में, ये इनकी विड्थ कितनी हो, लगभग 0, तो फिर 0 विड्थ के तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे इस जगह के अंदर, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स। मतलब जब हमने h विड्थ के n रेक्टेंगल्स के अंदर इस जगह को ब्रेक किया और n के n रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ किया, तो हमारे पास ये सारी जगह कैलकुलेट नहीं हो पाई, ये कॉर्नर वाली जगह बच गई। तो इसका क्या समाधान किया कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं इस रीजन के अंदर, इनकी विड्थ जो h है वो लगभग कितनी कर दो, 0। अगर h 0 किया, मतलब इस जगह को अगर 0 विड्थ के रेक्टेंगल्स में ब्रेक करेंगे तो कितने रेक्टेंगल्स ब्रेक हो जाएंगे, b माइनस ए विड्थ में, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स। इसका मतलब क्या किया गया इस कॉर्नर वाली जगह को खत्म करने के लिए कि भाई ये भी आ जाए, हमारा पूरा एरिया आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम, इनफाइनाइट 0 विड्थ के, लगभग 0 विड्थ के इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के अंदर वाली जगह को तोड़ देते हैं। मतलब इस करो का शेडेड रीजन निकालने के लिए हम इसके अंदर पूरे रीजन में इनफाइनाइट 0 विड्थ के रेक्टेंगल्स में अंदर वाली जगह को ब्रेक कर देते हैं, और उन इनफाइनाइट 0 विड्थ के रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ इस पूरे रीजन का अप्रोक्सीमेट एरिया बता देता है। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ लिमिटिंग वैल्यू। अब ये क्या है, ये n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया का जोड़ है, जिसमें हर रेक्टेंगल का विड्थ क्या है, विड्थ कितना है, h। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द sum of the areas of all the rectangles in which h approach to 0, h f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h up to कहाँ तक, f of a plus n minus 1 into h, यही होगा ना। It represent the area bounded by the curve। बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट एरिया। ये क्या है बेटा, ये अप्रोक्सीमेट एरिया है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। h अप्रोच टू 0 कहो चाहे आप n अप्रोच टू इन्फिनिटी कहो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब इन n रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ इस कारो ने जो एरिया बाउंड किया है वो होगा कब, जब ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये जो n रेक्टेंगल्स हैं ये किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। मतलब ये जो आपके पास n रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, इसमें ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो, इनफाइनाइट हो। मतलब h क्या हो, हर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी हो, 0। मतलब तो ये n रेक्टेंगल्स के एरिया का सम इस करो का बाउंडेड एरिया बताएगा अगर हर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी, 0। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द sum of the areas of all the n rectangles when n approach to infinity is known as the, is calculate the area bounded by the curve, that is the approximate area। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कहाँ से आया, देखो आप, हमने क्या किया, इस जो ये जो जगह है, ठीक है, इसमें 0 विड्थ की इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करते हैं तो ये सारी जगह कैलकुलेट हो जाते हैं। दैट इज द बेसिक प्रोसेस। इससे पहले ये बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही एरिया कैलकुलेट करने का तरीका था हमारे पास, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं था। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन ने कैसे जगह ली एरिया को कैलकुलेट करने में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल है बेटा, ये सम वर्ड का पहला लेटर है, इसका काम ही सम करना है। अब ये इसका मतलब सम है, इसलिए हमने इसको इसके अंदर इंक्लूड किया। देखो यहाँ तक कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब नहीं है कि इस तरीके से भी इस जगह का जो कर्व ने बाउंड किया एरिया उसका अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट से। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें कैसे जंप कर गया, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का काम होता है सम करना। अब सम के अगर इसका काम सम है तो ये सम ही तो हो रहा है, तो इसने इसके अंदर जगह बना ली। कैसे कि भाई ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ है, ठीक है, इन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़
हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप इसके अंदर ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल है ना, जीरो विड्थ के, ठीक है, इसके अंदर क्या करो, एक जर्नल रेक्टेंगल लो जो सबको रिप्रेजेंट करता हो। इन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के अंदर एक जर्नल रेक्टेंगल लीजिए, ये इतना है नहीं, लगभग जीरो के बराबर विड्थ है। क्या किया गया, रेक्टेंगल इस जो ये तरीका था, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे जंप किया, क्या किया गया, इन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के अंदर एक रेक्टेंगल माना जो सबको रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक जर्नल रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, एक जर्नल रेक्टेंगल माना जो इन सब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी विड्थ कितनी ली गई, dx, और विड्थ dx ली गई तो लेंथ कितनी हुई, जो फंक्शन आउटपुट देगा, कोई x पॉइंट है, मतलब कितनी दूरी पर लिया गया, ये x लेंथ पे, मतलब x डिस्टेंस दूर, dx विड्थ का, और fx लेंथ हो गई, मतलब आपके पास fx क्या है, इसकी लेंथ है, मतलब जो आपका y है, या fx कह लो। अब ये देखिए dx विड्थ का x लेंथ पे एक रेक्टेंगल लिया गया, दिस इज ए जर्नल रेक्टेंगल। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे जंप किया इसके अंदर, ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, ठीक है, जिसमें हर रेक्टेंगल की विड्थ लगभग जीरो के बराबर है, इन सब रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक जर्नल रेक्टेंगल बनाया इस जगह के अंदर। ये जो जर्नल रेक्टेंगल है ना, ये सब रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस जर्नल रेक्टेंगल की विड्थ कितनी ली गई, dx, वेरी स्मॉल, ठीक है, dx विड्थ ली गई, और ये आपके पास क्या है, इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ। अब देखो ये हमारे पास लेंथ क्या है, या तो y कह लो, या लेंथ जर्नल है तो x या y कह लो, चाहे आप इसको fx कह लो। कितना दूर लिया गया, ये dx लेंथ दूर लिया गया, dx विड्थ का एक जर्नल रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या है बेटा, इन सभी रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पूरे रीजन में एक जर्नल रेक्टेंगल बनाया गया। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें कब आया, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये कैलकुलेट कर पाए, इस सभी रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक जर्नल रेक्टेंगल लिया, और इस जर्नल रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इसकी विड्थ मल्टीप्लाइड बाई इसकी लेंथ, fx इंटू dx। ये क्या है, जर्नल रेक्टेंगल का एरिया है। अब इस जर्नल रेक्टेंगल के एरिया का मतलब इस साइज के रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ा गया, कहां से कहां तक, ये होगा अब सम। इसका क्या काम है, इसका मतलब है सम किया गया, किसका, इस साइज के रेक्टेंगल्स का, मतलब इतने एरिया के रेक्टेंगल्स का सम किया गया, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ये भी आपका यही एरिया बताएगा, ये भी क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अरे तुम न्यू बताओ ना, दोनों में फर्क क्या हुआ, ठीक है, इसका काम जोड़ करना है, लोअर से अपर लिमिट तक, किसका, सामने लिखे रेक्टेंगल साइज के रेक्टेंगल्स के एरिया का। अब dx इंटू एफ, मतलब ये जो जर्नल रेक्टेंगल लिया है ना, इस साइज के जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, ठीक है, इस साइज के a से लेकर b तक, इस साइज के मतलब जितना इस जर्नल रेक्टेंगल का एरिया है, उतने एरिया के a से b तक जितने भी रेक्टेंगल्स है उनके एरिया का क्या है, ये सम है। इसका काम है सम, किसका, इस साइज के रेक्टेंगल्स का, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, मतलब इतने एरिया के, मतलब ये जितना भी एरिया है ना, इतने एरिया के रेक्टेंगल्स के, मतलब इतने एरिया के रेक्टेंगल्स का सम करना है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। तो इसका काम सिर्फ जोड़ ही करना होता है। अब ये यहाँ कर क्या कर रहा है, जितना जर्नल रेक्टेंगल का एरिया है उतने एरिया के सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ कर रहा है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, मतलब ए से लेकर बी तक dx विड्थ और fx लेंथ के जितने भी रेक्टेंगल्स बन सकते हैं उन सभी के एरिया का ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन का सिंबल सम कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये पूरी चीज जो है, मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूं, ए टू बी fx इंटू dx के इक्वल। तो इसीलिए जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या कह दिया गया कि भाई आप इस चीज़ को डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी ऐसा कर सकते हो। ये भी, इसका काम भी यही है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस कहाँ तक जाएगा ये, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये आपके पास सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का। तो इस तरीके से
ये जो चीज़ है आपकी राइट साइड वाली, ठीक है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से कैलकुलेट कर दिया जाता है। समझ में आ गई? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये रोल है सम कैलकुलेट करने में। तो कैसे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सम कैलकुलेट करता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसका ये सम वर्ड का ही पहला लेटर है।